नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शुरुआत करते हैं आपके काम की खबर से। साल का पहला और अंतिम चंद्र ग्रहण भाद्र पक्ष शुक्ल पूर्णिमा पर यानी 7 सितंबर को लग रहा है। 2 साल के अंतराल के बाद भारत में चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। यह ग्रहण शुरुआत से अंत तक पूरे भारत में नजर आएगा। 3.5 घंटे की अवधि का यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण पितृपक्ष की पूर्व रात्रि पर पूरे देश में एक साथ देखा जा सकेगा। 7 सितंबर को ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित राशि द्विवेदी ने बताया कि इसके पूर्व भारत में दृश्य ग्रहण अश्विन शुक्ल पूर्णिमा पर 28 अक्टूबर 2023 को लगा था, जबकि 2024 में भारत में कोई भी ग्रहण दृश्यमान नहीं था। इस साल 7 सितंबर को ये दृश्यमान चंद्र ग्रहण लगेगा। भारतीय समयानुसार ग्रहण का प्रारंभ रात 9:57 पर होगा। ग्रहण का मध्य काल रात 11:41 पर और मोक्ष काल रात 1:27 होगा। ग्रहण का स्पर्श मध्य व मोक्ष संपूर्ण भारत में दृश्यमान रहेगा। यह ग्रहण भारत के अतिरिक्त पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, पूर्वी अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आदि में दिखाई देगा। ग्रहण के सूतक काल के बारे में शास्त्रों में उल्लिखित है कि चंद्र ग्रहण में ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस सूतक काल में बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को छोड़ अन्य लोगों को भोजन करना वर्जित रहता है। 7 सितंबर को खग्रास चंद्र ग्रहण से पूर्व दिन में 12:57 से ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। ग्रहण काल में शास्त्रीय वचनानुसार धार्मिक कृत्य, श्राद्ध, दान आदि करना चाहिए। ग्रहण में जपा गया मंत्र सिद्धप्रद होता है। सितंबर में ही दूसरा ग्रहण 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण के रूप होगा, लेकिन यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना जब शुरू हुई तो लगा कि आमबेडकर और लोहिया गांवों का बेहतर विकास होगा, लेकिन धरातल पर हकीकत इससे जुदा है। बीते 5 वर्षों में योजना के तहत 108 गांवों का चयन हुआ, लेकिन काम सिर्फ 20 गांवों में ही पूरे हो सके। 20 गांवों में काम चल रहा है, जबकि 68 ग्राम पंचायतों में काम शुरू ही नहीं हो सका। जिन गांवों में काम शुरू है वहां भी स्थिति ठीक नहीं है। अनुसूचित जाति बहुल गांव में बेहतर विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की। इसमें हर गांव में 20 लाख रुपए से इंटरलॉकिंग, नाली, सोलर लाइट के काम कराए गए। वर्ष 2019 से 20 और 2020 से 21 में 50 और 2022 से 23 में 38 गांवों का चयन किया गया। समाज कल्याण निगम को इन गांवों में विकास कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए कार्यकारी संस्था सिडको नामित की गई, लेकिन अफसरों की उदासीनता कहे या कार्यकारी संस्था की लापरवाही 5 साल में 20% ग्राम पंचायतों योजना में सफल नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना में वर्ष 2019 से 20 में चयनित डीप ब्लॉक के सुजातपुर में 2022 से 23 में काम पूरा हुआ। यहां सोलर लाइट, नाली निर्माण कराया गया। 20 सोलर लाइट में करीब 8 बुझ गए हैं। यही हाल भदोही के निदूर ग्राम पंचायत में है। वहां नाली तो बनी, लेकिन ढक्कन न होने से वह खराब हो चुकी है। 20 प्रस्तावित गांव में अब भी काम अधूरे हैं। 68 गांवों में काम करने के लिए प्रस्ताव तक तैयार नहीं हो सका है। इससे धरातल पर योजना की हालत खराब है। समाज कल्याण विभाग से संसद में प्रस्ताव नहीं मिल सका। 2021 से 22 के चयनित 20 गांवों में करीब 10 में सर्वे के हिसाब से स्थिति नहीं मिली। कहीं जगह का अभाव है तो कहीं अन्य समस्याएं हैं। इससे काम करना मुश्किल हो रहा है। सिद्धार्थ, सहायक अभियंता सिडको, दफ्तर से ही किया सर्वे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों में अफसरों को बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना भौतिक सत्यापन किए ही दफ्तर से सर्वे कर लिया गया। 2021 से 22 में चयनित 50 में से 20 गांवों का काम तो शुरू किया गया, लेकिन 10 गांवों में प्रस्ताव और मौके की स्थिति में काफी अंतर आया।
औपचारिकता में नाली निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया, जबकि मौके पर जमीन ही नहीं है। वहीं इस मामले में समाज कल्याण विकास अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने कहा कि 2019 से 20 में स्वीकृत 20 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 20 गांवों में कार्य पूरा हो चुके हैं, 20 में काम चल रहा है, जबकि 20 के प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। जल्द ही शेष गांव का प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा। कार्यकारी संस्था को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। अब उपभोक्ताओं के अधिकार से जुड़ी एक खबर पर नजर। उपभोक्ता आयोग ने टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक महत्वपूर्ण फैसले में एक पीड़ित को 6% ब्याज के साथ 15 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। ये फैसला तब आया जब कंपनी ने दुर्घटना बीमा के दावे को खारिज कर दिया था। ज्ञानपुर के बलीपुर निवासी श्यामा देवी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति सुशील कुमार, जो TVS मोटरसाइकिल चलाते थे, उनका बीमा टाटा AIA से था। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया था। सुशील कुमार का 19 फरवरी 2024 को एक दुर्घटना में निधन हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी ने 15 मार्च 2024 को बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया था। शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार देव और सदस्य विजय बहादुर सिन्हा की पीठ ने पाया कि कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था। आयोग ने कंपनी को 2 महीने के भीतर 15 लाख रुपये 6% वार्षिक ब्याज के साथ और 5,000 रुपये का खर्च पीड़ित को देने का आदेश दिया है। यदि कंपनी 2 महीने के भीतर भुगतान नहीं करती है तो ब्याज दर बढ़कर 9% हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भादोही कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रजापतिपुर के भाजपा नेता एवं समाजसेवी राकेश तिवारी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। औराई क्षेत्र के बाड़ी गांव निवासी राजीव दुबे ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर SIT जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राकेश तिवारी सरकारी गनर और लाइसेंसी हथियारों के बल पर लोगों को डराते हैं। उन्होंने ग्राम समाज और भूमिधरी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। बीड़ा के पास सड़क किनारे बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण किया गया है। राजीव दुबे ने सपा सरकार में दी गई Y श्रेणी की सुरक्षा के आधार की भी जांच की मांग की है। साथ ही तिवारी परिवार को दिए गए कई लाइसेंसी हथियारों की जांच की मांग भी की है। शिकायत में कहा गया है कि विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है और सोशल मीडिया पर बदनाम किया जाता है। वहीं इस मामले में राकेश तिवारी का कहना है कि युवक उन्हें 3 साल से परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता 2021 से उन्हें परेशान कर रहा है। वह उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका है। तिवारी ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा दी जाए, साथ ही झूठी शिकायत के लिए शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई की जाए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। DM शैलेश कुमार ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और चिकित्सकीय उपकरणों की जांच की। साथ ही नवनिर्मित 50 बेड के फील्ड हॉस्पिटल को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर समीर उपाध्याय के साथ DM ने अस्पताल के सभी विभागों का दौरा किया। इनमें पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शिशु वार्ड, आउट पेशेंट वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और अन्य विभाग शामिल हैं। वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और MNCU शामिल थे। उन्होंने लैब, OPD, बाल रोग कक्ष और टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया। DM ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ के व्यवहार के बारे में जानकारी ली। अस्पताल परिसर में गंदगी और सीढ़ियों पर बेतरतीब रखे चिकित्सा उपकरणों को देखकर DM ने नाराजगी जताई। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाते हुए तुरंत सफाई के आदेश दिए। अब अपराध से जुड़ी खबरों पर नजर। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अस्ती और पिपरी गांवों में 2 मंदिरों की मूर्तियों को अराजक तत्वों ने मंगलवार को खंडित कर दिया। मूर्ति खंडित होने की जानकारी होते ही गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से अराजक तत्वों की पहचान तेज कर देर शाम 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने शराब के नशे में मूर्तियां खंडित की थी। भदोही कोतवाली के अस्थि स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर स्थित चौरा माता मंदिर और उससे थोड़ी ही दूर पिपरी गांव स्थित हनुमान मंदिर पर मंगलवार की सुबह लोग पहुंचे तो दोनों मंदिरों की मूर्ति खंडित मिली। मंदिरों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इधर प्रदेश सरकार के लाख कढ़ाई के बाद भी जालसाजी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को फिर एक बार नगर के जीटी रोड बड़ी चौराहा पर खुद को क्राइम ब्रांच का दरोगा बताने वाले को दबोचा गया। नगर के एक साइकिल व्यवसायी के कर्मचारी से अवैध वसूली कर रहे युवक को पुलिस ने दबोचा। गोपीगंज में एक साइकिल की दुकान पर मजदूरी करने वाले व्यक्ति से क्राइम ब्रांच का दरोगा बताकर मंगलवार को युवक मिला। चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार ने उक्त युवक से जब पूछताछ शुरू किया तो युवक फंस गया। पकड़ा गया युवक कोइरौना थाना क्षेत्र के भरद्वार का निवासी है। उसके पिता पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।